नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। देश में पेट्रोल डीजल बचाने की सरकार की अपील, 12 राज्यों में नेताओं ने घटाए काफिले। उत्तर प्रदेश में भारी तूफान ने मचाया तांडव, 94 लोगों की मौत। और गुजरात के चोटिला में भीषण हादसा, डामर के टैंकर और बस की टक्कर से लगी आग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत करने का आह्वान किया है, जिसका असर 12 राज्यों के नेताओं पर देखने को मिला। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर 12 राज्यों में दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज गुरुवार को हुए एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए नए आदेश जारी किए। देश के हर नागरिक से जो अपील की है देश हित में और आज की वर्तमान की परिस्थितियों को जानते हुए, समझते हुए देश में एक स्थिरता का माहौल देने के लिए, इकोनॉमिक बैलेंस बनाने के लिए दिल्ली सरकार के नाते हमने कुछ प्लान बनाए हैं और एक जन अभियान जिसे दिल्ली सरकार चलाएगी, मेरा भारत मेरा योगदान, कि मैं एज ए गवर्नमेंट, एज ए इंडिविजुअल, हम सब लोग क्या क्या इस दिल्ली शहर के लिए करेंगे और करना चाहते हैं, उसका एक पूरा का पूरा खाका मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले बात की गई पेट्रोल और डीजल की बचत के। पेट्रोल और डीजल की बचत हो ताकि हमारा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए हमने 2 लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए। ये एडवाइजरी होगी और लेबर विभाग हमारा इसकी निगरानी करेगा। जितनी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, पर्सनली हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूँगी, हमारे ऑफिसर्स उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 दिन का एज पर देयर कंफर्ट 2 दिन वो वर्क फ्रॉम होम करें। सरकारी वाहन, हमारे सभी के सरकारी वाहन हैं। हमने पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चलेंगे। अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन होगी और कोई भी मंत्री 1 साल तक विदेश दौरे पर नहीं जाएगा। त्रिपुरा में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहनों से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। खुद पीएम मोदी भी बुधवार को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में 4 गाड़ियां नजर आई थीं। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने अपने काफिले की गाड़ियां घटा दी है। उनके काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां हैं, जिसमें 2 पुलिस की गाड़ी शामिल है।
त्रिपुरा सरकार ने खर्च और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी दफ्तरों में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% कर्मचारी ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकार ने सभी विभागों को कर्मचारियों की साप्ताहिक ड्यूटी रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेट्रोल डीजल बचाने के लिए अपने सरकारी काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब उनके काफिले में सुरक्षा के लिए जरूरी वाहन ही शामिल होंगे। सीएम ने यह भी तय किया है कि वे हफ्ते में एक दिन कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। अब जिला दौरे के दौरान उनके साथ पहले से आधी गाड़ियां ही चलेंगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, वीआईपी लोगों से भी सरकारी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने और जरूरत होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया है कि हर बुधवार को हमारा कोई भी अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का आदेश दिया। पहले काफिले में 14-16 गाड़ियां रहती थी, लेकिन बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान उनके साथ सिर्फ 5 गाड़ियां ही चली। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी बुधवार को कैबिनेट बैठक के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी से सचिवालय पहुंचे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम की गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल वाली करीब 20 गाड़ियों का काफिला था। वहीं अब कई मंत्री सिर्फ 1 या 2 गाड़ियों में ही कार्यक्रमों और बैठकों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों और वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित की जाएगी। साथ ही सरकारी दौरे और भ्रमण के दौरान रैलियों पर भी रोक रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। इस वजह से उनके काफिले में अब तक कुल 13 वाहन शामिल रहते थे। नए आदेश के बाद भोपाल में स्थानीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में अब सिर्फ 8 वाहन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में भारी तूफान और तेज हवाओं के कारण व्यापक तबाही मची है। अलग अलग घटनाओं में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भारी तूफान और तेज हवाओं के कारण व्यापक तबाही मची है। अलग अलग घटनाओं में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चक्रवर्ती प्रणाली और दक्षिण राजस्थान से आने वाली तेज हवाओं के कारण 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन चले। भारी बारिश और तूफानी हवाओं से कई जगहों पर पेड़ गिर गए और बिजली गिरने जैसी घटनाएं हुई। भारी तूफान और तेज हवाओं के कारण व्यापक तबाही मची है। अलग अलग घटनाओं में अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राज्य के 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों को सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने की हिदायत दी है। राजकोट चोटीला हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अहमदाबाद से राजकोट जा रही एक निजी बस डामर से भरे टैंकर से टकरा गई। गुजरात के राजकोट चोटीला हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। अहमदाबाद से राजकोट जा रही एक निजी बस की डामर से भरे टैंकर से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। इस हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 10 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच सांगाणी गांव के पास राजकोट चोटीला हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि डामर से भरे टैंकर का टायर फटने के बाद वो अनियंत्रित हो गया था। गुजरात के वडोदरा के गोत्री इलाके में एक बार फिर पानी की पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन पानी सड़क पर बह गया है। वडोदरा के गोत्री क्षेत्र में पानी की लाइन फटने की घटना ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोत्री पानी की टंकी के पास स्थित 3 रास्ता इलाके में पाइपलाइन में अचानक लीकेज होने से तेज दबाव के साथ पानी सड़क पर फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस घटना में लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया। खास बात यह है कि 2 दिन पहले भी इसी क्षेत्र में पानी की लाइन में लीकेज की समस्या सामने आई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिल रहा है।
न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडोईकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहां रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. हाल ही में CBSE 12th स्टैंडर्ड के रिज़ल्ट घोषित किए गए हैं और इस रिज़ल्ट में कई स्टूडेंट्स ने अपना परचम लहराया है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ वडोदरा के शैशव स्कूल में, जहाँ का रिज़ल्ट 100% आया है, यानी यहाँ के सारे ही स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में पास हुए हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, सभी स्टूडेंट्स को तिलक लगाकर उन्हें अभिनंदन किया जा रहा है। उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अप्रिसिएशन दिया जा रहा है। कुमकुम लगाकर, मिठाई खिलाकर स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर स्टूडेंट्स को तो कॉन्ग्रेचुलेट किया ही गया है, साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ दी जा रही हैं उनके योगदान के लिए, क्योंकि जब एक बच्चा
बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाता है, परफॉर्म कर पाता है, तो उसके पीछे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ सभी अभिभावक खुशी के साथ, उत्साह के साथ अपने बच्चों की इस जीत का जश्न मनाते नज़र आ रहे हैं। 12th बोर्ड्स के वो दिन हम सबको बहुत अच्छे से याद होते हैं जब इतना सारा प्रेशर होता है, इतनी एंजाइटी होती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जब फाइनल रिज़ल्ट का दिन होता है तब और भी ज़्यादा हम प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि 12th बोर्ड्स के जो रिज़ल्ट होते हैं वही हमारा आने वाला भविष्य तय करते हैं। हमारी ज़िंदगी के सारे सपने टिके होते हैं 12th बोर्ड्स के रिज़ल्ट पर, और इस रिज़ल्ट में शैशव स्कूल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उन्होंने किस तरह से प्रिपेयर किया, वो क्या कहना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को, इसके बारे में बात करेंगे। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे और मैंने क्लास 12 बोर्ड्स में 94.6% स्कोर किया है। साइंस एक तो अपने आप में एक थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है और ऊपर से इतना अच्छा परसेंटेज लेकर आना, किस तरह से पढ़ाई करी, क्या रूटीन रहा आपका? रूटीन में वही जो मेरा मेन जो टारगेट था वो जेई मेंस था, और बाकी का जो टाइम बचता था उसमें मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करता था, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ता था, मैं एग्जाम्पलर सॉल्व करता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता था। अब जब ये रिज़ल्ट आ गया है, इतने अच्छे से आप लोगों को अभिनंदन किया गया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है, अब आगे का क्या गोल है आपका? आगे मेरा यही गोल है कि हाँ, मुझे एनआईटी ऐसे कट ऑफ्स देखे तो एनआईटी में अच्छी ब्रांच आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा मुझे गुजरात के कई अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं अभी, तो अभी आगे जो भी काउंसलिंग होती है उस पर डिपेंडेंट है। मेरा स्ट्रीम साइंस है। मेरे मेन सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। मेरा नाम देवर्षी परेख है और मुझे 92.2% मिले हैं बोर्ड्स में। 92% बोर्ड्स में, 12th बोर्ड्स में मिलना, बहुत एंजाइटी, बहुत प्रेशर होता है 12th की पढ़ाइयों में। कैसा वो पूरा माहौल रहा है जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे और जब फाइनली रिज़ल्ट आया तो पता चला कि इतना अच्छा स्कोर? एक्चुअली मतलब मेरा मेन फोकस जेई और मतलब आईआईटी जाना है, तो मतलब हमने पढ़ाई तो पहले वैसे ही करी थी कि मतलब एनसीईआरटी पूरी ठीक से कर लें, क्योंकि मेंस क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो करने के बाद बोर्ड्स तुरंत मेंस के बाद आ जाते हैं, तो उस टाइम पे पूरा फोकस बोर्ड्स पे लगा दिया था कि अब तो बोर्ड्स में भी परसेंटेज लाना पड़ेगा अच्छा, तभी अच्छे आईआईटी में मिलेगा, तो फिर इसलिए। जब बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं तो उसका बहुत सारे लोगों को श्रेय दिया जाता है, पेरेंट्स को भी, स्कूल को भी, और खुद के रूटीन तो अपने आप टाइट रखने ही पड़ते हैं। मैं आपसे पहले स्कूल के बारे में पूछना चाहूँगी कि स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? The school was very supportive and teachers are very kind. Like you can reach to them anytime, and वो extra practice के लिए, practicals के लिए भी वो हमें help करते थे कि आप extra आ जाओ. They help us with the labs and everything. And parents are always very supportive, you know, क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट तो पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि इतना प्रेशर वाला माहौल होता है, तो पेरेंट्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन दैट. सो ओवरऑल इट्स वेरी हैप्पी कि सबने सपोर्ट किया एंड इट वाज अ रियली ग्रेटफुल एक्सपीरियंस फॉर मी इन शैशव. किस स्ट्रीम से हैं आप और कितना परसेंट आपको मिला है? मेरा नाम श्रिन केन है, मैं साइंस बायो स्ट्रीम से हूँ एंड मेरे 87.4% आए हैं बायो. मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मेरे बोर्ड्स में 95.4% आए. साइंस स्ट्रीम से ना लोग थोड़ा डरते हैं, मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो साइंस को लोग चूज़ करना बहुत कम पसंद करते हैं. क्या गोल है आपका आगे जाके, क्यों आपने साइंस चुना? आगे जाके मेरा गोल यही है कि मैं इंजीनियर बनूं या अच्छी आईआईटी से पास आउट हूँ और अच्छे आगे जॉब अच्छी मिले, फ्यूचर सिक्योर हो जाए. और साइंस स्ट्रीम डरने जैसा कुछ नहीं है, जितनी मेहनत अच्छे परसेंटेज लाने के लिए साइंस में करनी पड़ेगी उतनी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में करनी पड़ेगी. सो एट द एंड ऑफ द डे आप कितनी मेहनत करते हो और आप कितना डेडिकेशन से पढ़ रहे हो वही मैटर करता है. मेरे 91% आए हैं. किस तरह का रूटीन रहा 12th बोर्ड्स के दौरान, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा है एज अ टीनेजर? While in boards it was really stressful, we really feel low sometimes, but I'm grateful to my school that we had very great teachers who constantly encouraged us to push through beyond our limits. There were tests, there were personal attention which helped me score better, and it helped me perform very much better. It helped me focus on my weak points, so I just worked on my weak points
and I made my stronger points more stronger. इतना बेहतरीन प्रदर्शन और जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस इन दिनों हमारे पास में है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे पास में इस वक्त मोबाइल है। मोबाइल का यूसेज कितना कम किया है 12th बोर्ड्स के दौरान? Definitely, mobile is definitely one of the big obstructions that we all face, and when you have that enthusiasm, when you have that zest in you that you need to perform better, you need to score better, that something in you just pushes you and motivates you to just keep aside everything and focus on what is your main goal. Definitely we have that feeling कि let थोड़ा सा और रील देख लेते हैं या थोड़ा सा, but anyway we have to manage that thing, we have to control that thing and focus on what is going to come, and definitely that self control, self realization helped me to limit my screen time. बेसिकली मेरा इतना स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं था, इवन तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे पढ़ने का होता था और बाकी टाइम या तो मैं फ़ोन स्क्रॉल करती थी, बहुत करती थी, एंड मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व थी, एंड हाँ बस। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति? हाँ, उनके लिए मेरे को एक ये चीज़ है, मेरे पेरेंट्स तो बेसिकली बहुत चिल थे कि ये बच्ची तो पढ़ लेगी हमारी, तो उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बच्चों को थोड़ी छूट देंगे, थोड़ा फ्री फील करवाएंगे तो वो अपने आप के कंफर्ट में रहेंगे एंड वो खुद चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, तो बेसिकली यही कहूँगी। जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? रिज़ल्ट के टाइम पे मैं काफ़ी ऐसे टेंशन में थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मैं कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं खोल रही थी रिज़ल्ट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसा आएगा, तो काफ़ी टेंशन में थी मैं। और लेकिन फिर मैंने मार्क्स देखे और मैंने कैलकुलेट किए तो ऑब्वियसली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और फिर सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपनी फैमिली को बताया, तो उनका भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा था रिज़ल्ट देख के। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? स्कूल, फ्रेंड्स, फैमिली, किसे देना चाहेंगे? स्कूल, सबका ही इक्वल श्रेय। कैसा रूटीन रहा था? ऐसा कुछ फिक्स रूटीन नहीं था, बस पढ़ना था, पढ़ लिया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? फिक्स नहीं होता था वो, ऐसा फिक्स नहीं होता कभी भी कि इतना घंटा पढ़ना ही है, जितना मन होता था उतना पढ़ लेते थे। मोबाइल टीवी कुछ छोड़ा था आपने? नहीं, आज सच कुछ नहीं, मैनेज करके सब हो जाता है। हम सभी को वो दिन याद है जब हमारे भी एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और हमारे पेरेंट्स पूरी शिद्दत से हमारे आगे पीछे लग जाते थे कि हमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हम सब अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए हम अभी बात करने वाले हैं अभिभावकों से। सबसे पहले आपके जो बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स आए? 93% आया PCM में। कैसा रिएक्शन था जब आपने रिज़ल्ट देखा? बहुत अच्छा रिएक्शन था। दिस इज़ ए गुड मतलब एक्साइटमेंट था, एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था और बहुत अच्छा लगा। एज ए पेरेंट्स क्या क्या चैलेंज इस दौरान आ जाता है जब बच्चे का इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो? बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, हमें भी बहुत सेक्रीफाइस करना होता है, लेकिन हमें बच्चों के लिए एक मोटिवेशन बनना होता है कि हम मतलब बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। जो भी आए बच्चों का स्कोर हमें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। जैसे मैंने इनसे पूछा कि जब एक इतना इम्पोर्टेंट फेज़ होता है तो पेरेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है, आपका कैसा रूटीन रहा है? मेरा रूटीन इट्स लाइक मैं उसको डायरेक्ट करती थी अच्छे से। स्कूल ऑल्सो गिव अ गुड डायरेक्शन अबाउट हाउ टू स्टडी एंड ऑल, उसको सपोर्ट करती थी मेरे बेटे को। माई सन नेम इज़ रचित शाह एंड ही स्कोर्ड 91% इन द कॉमर्स स्ट्रीम। तो उसको गाइड करती थी, मोटिवेट करती थी, सपोर्ट करते थे जिस तरह से उसको पढ़ना है, उसका रूटीन जो उसको बनाना था उस तरीके से आई सपोर्टेड हिम। मी एंड माई हस्बैंड बोथ सपोर्टेड हिम इन दैट वे। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग? नो, आई एम वर्किंग। तो उसमें तो बहुत और भी ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता है। जी, या बस जैसे मेरा रूटीन था उसका रूटीन, वो भी इतना समझदार है तो हम दोनों ने मिल के ऐसे अपना सेट किया था रूटीन कि जब वो पढ़ रहा है तो आई डोंट डिस्टर्ब हिम, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको डिस्टर्ब ज़्यादा ना करूँ, और मेरा जो रूटीन है और मुझे जो मेरा काम है उसमें वो भी मुझे सपोर्ट करता था। सो वी वर्क हैंड टुगेदर, वी ऑल वर्क हैंड टुगेदर, और ये हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन किया था। बड़ोदरा के शैशव स्कूल में हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं जहां पर स्टूडेंट्स के स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। यहाँ की पढ़ाई को लेकर जो सीरियसनेस है वो तो है ही, लेकिन काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में भी शैशव स्कूल हमेशा से आगे रहा है। और अब जब 12th के रिज़ल्ट सामने आए हैं तो 12th के रिज़ल्ट तो आपने देखे ही कि शैशव स्कूल ने क्या परफॉर्म किया है, इसकी क्या खुशी है और
क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर शैशव स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इतना अच्छा जो परफॉर्म किया है सारे स्टूडेंट्स ने, सबसे पहले तो क्या रिएक्शन था, ये ज़रूर जानना चाहूँगी। ये बहुत ही खुशी का मौका है आज का दिन, बिकॉज बच्चों ने जो एफर्ट्स लगाए उसका एक बहुत ही सुंदर नमूना पेशकश आज देखने को मिला है। बेसिकली बच्चे पढ़ाई के प्रति तो तत्पर होते ही हैं, जागरूक भी होते हैं, बट इसमें सबसे बड़ा सहयोग उनके अभिभावकों का होता है, क्योंकि जिस पेशेंस के साथ वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर किसी ऐसी संस्था में भेजते हैं जहां उनका एजुकेशन अच्छे तरीके से हो सके, उनका वह सहभागिता बहुत मतलब उत्कृष्ट दिखाई पड़ता है तब जब ये बच्चे काफ़ी अच्छे परफॉर्मर बन करके हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो आज का दिन बहुत ही खुशी का यह दिन है और हमारे सारे बच्चे जो सिर्फ टॉपर्स ही नहीं बल्कि सारे के सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है अपनी योग्यता के अनुकूलता में, और सभी खुश हैं। आज दिख रहा है कि यह माहौल अपने आप में उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का एक मार्गदर्शन दे रहा है, और मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे आगे भी अपने जीवन में काफ़ी सफलतापूर्वक अपने इस प्रयास को बनाए रखेंगे और अच्छा करेंगे अपने जीवन के लिए। 100% रिजल्ट अगर आया है तो उसका कोई ना कोई एक रीज़न ज़रूर होगा कि स्टूडेंट्स इतने खुश हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और जो बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं उन्हें भी ये बात समझने की ज़रूर ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आप कितना बच्चों में अपना विश्वास आरोपित कर सकते हैं। बच्चों के अंदर एक योग्यता होती है, उसे सही समय पर सही तरीके से जान लेना शिक्षकों का कर्तव्य होता है, और जब किसी विद्यालय में शिक्षक अपने बच्चों के इस गुण को समझ लेता है और उसे उत्साहित करता है किसी अच्छे सफलता को प्राप्त करने में, तो यह स्वयं जैसे स्वयंभू प्रकट होते हैं वैसे ही यह स्वयं प्रकट होता है। तो ये निश्चित तौर पर इसमें बच्चों की योग्यता के अलावा उनकी मेहनत है, उनका समय है जो उन्होंने दिया है। क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। लास्ट मोमेंट में जब वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं CBSE की परीक्षा के लिए, तो उस वक्त वो अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, एक तरफ रख करके वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं, और यही एक कारण है कि वो इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ सामने उभर कर आते हैं। बट साथ साथ इसके उनको और भी फ्रीडम देने की आवश्यकता है, जिस फ्रीडम में उनका स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो वॉट एवर सेड एंड डन, हम जो कुछ भी उनके साथ करते हैं, जितनी भी उनकी मेहनत हम करवाते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ा चीज़ ये होता है कि वो अपना समझ सकते हैं अपने वैल्यूज़ को और बैठकर स्वयं स्वाध्याय करके इसको निर्मित कर पाते हैं। तो यही एक संदेश मैं समझता हूँ सभी जगहों के लिए है कि हम उन पर विश्वास रखें, उनको स्वाध्याय के लिए समय दें, उनके साथ खड़े रहें, और साथ साथ यह देखें कि जो भी वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें कोई कमी ना हो पाए। तो ये थे शैशव स्कूल के रिज़ल्ट, और इसी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस बार अपना परचम लहराया है। मैं ये मानती हूँ कि मार्क्स किसी के फ्यूचर को तय नहीं करता, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो बच्चे हैं, वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम सभी की यही कोशिश है कि उनके इस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया जाए। किसी वजह से जो स्टूडेंट्स अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं ला पाए हैं, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत है एक और कदम उठाने की। तो ये बस एक छोटी सी कोशिश थी आप तक जो स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनके रूटीन को पहुंचाने की, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये ज़रूरत है समझने की कि उन्हें क्या करना है, वो इनसे कुछ टिप्स ले पाएँ। इसी तरह की और भी खबरें, इसी तरह की और भी कहानियाँ हम आप तक VNM TV के जरिए लाते रहेंगे, तो देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा के सावली क्षेत्र में रानिया सब स्टेशन के तहत बिजली आपूर्ति सेवा को लेकर ग्रामीणों की गंभीर शिकायतें सामने आई है। वडोदरा के सावली में रानिया सब स्टेशन के तहत बिजली आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 12,000 से अधिक ग्राहकों के लिए केवल 7 से 8 हेल्पर काम पर हैं और रात के समय केवल 2 हेल्पर ही ड्यूटी पर रहते हैं। सामान्य खराबी को ठीक होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से बिजली केबल बदलने की मांग के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और FRT टीम की शुरुआत के बाद समस्याओं में और भी वृद्धि हुई है। समस्या खरे ने सावली तालुकाना
મંજુસર સબ ડિવિઝનમાં છે, મારા સોળ ગામમાં છે. આકાશ, આપણે આ વિષય પર કેટલી વાર વાત થઈ, બરાબર? તમે અમને રાઇટિંગમાં આલો કે આ સમસ્યાનું તમે નિરાકરણ કરી આપો છો, તો हमारा विषय और कितना दिवस में करो छे लेखित में आलो मन. ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदारों का काम गुणवत्ता में कमजोर है, लाइन स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ है और स्मार्ट मीटर व बिल संग्रह जैसे अतिरिक्त कार्य भी स्टाफ को प्रभावित कर रहे हैं. वे कम से कम 8 अतिरिक्त हेल्पर, टीसी कार्य के लिए अलग गैंग और नियमित मेंटेनेंस व समय पर सेवा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. 4 દિવસથી કમ્પ્લેન ચાલે છે. 4 દિવસથી અમે તમારી ત્યાં આવી રિક્વેસ્ટ જ કરીએ છીએ, કોઈ પણ પ્રકારનું અબોલો વાપર્યો જ નથી. બરોબર, તમે સવારે આવ્યા સરપંચ સાહેબની હાજરીમાં કે ભાઈ કમિટમેન્ટ આપી તમે સંકેત કરો છો 3 વાગે, બરોબર? મેં તમને 4:30 વાગે ફોન કર્યો, સાહેબ હજુ કોઈ નહીં આવ્યું. તમે ફોન કર્યો ત્યારે એવું આવ્યા બેહી રાખ્યા ભાઈ જતી વેલાએ જે આપણે 1:30 વાગે તે નાર્મો મળે તો આપણે કુંડાવાળા નાર્મો તરત બેઠે હું તમને લોકેશન આપવાનું સર ના ટીવીને નહીં. હા, અત્યારે સાંજે મેં તમને ફોન કર્યો કાલની વાત. बड़ोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टीम के चयन के लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया है. बड़ोदरा बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टीम के चयन के लिए कैंप का आयोजन समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है. सिग्नस वर्ल्ड स्कूल के सहयोग से आयोजित इस कैंप में राज्य भर से 20 लड़के और 20 लड़कियां हिस्सा लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 21 मई से 27 मई तक पौंडीचेरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए लड़कों और लड़कियों की टीम का चयन वडोदरा में किया जा रहा है. गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी जैन संघ में पंचहानिका महोत्सव के चौथे दिन एक विशेष आयोजन देखने को मिला, जहां भव्य शोभा यात्रा शहरवासियों के लिए उत्साह का केंद्र बनी. गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी जैन संघ में पंचहानिका महोत्सव के चौथे दिन एक विशेष आयोजन देखने को मिला, जहां भव्य शोभा यात्रा शहरवासियों के लिए उत्साह का केंद्र बनी. अलकापुरी जैन संघ में पंचहानिका महोत्सव के चौथे दिन भगवान विमलनाथ जी के दीक्षा वर्षिदान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. बैंड बाजा और 1 डजन बग्गियों के साथ भव्य जुलूस निकला. इस अवसर पर आचार्य हेमप्रभ सूरी जी, साधु साध्वी और बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे. प्रशांत शाह ने वर्षिदान लिए जाने की जानकारी दी और भक्तों में उत्साह का माहौल बना. कल भगवान की 4 रजत मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आचार्य हेमप्रभ सूरी महाराज के मंत्रोच्चार और हितेश शाह के शास्त्रोक्त के विधि विधान से भगवान की प्रतिष्ठा होगी. अलकापुरी जैन संघ के अध्यक्ष हिम्मत शाह और ट्रस्टी जयेंद्र शाह ने तैयारियों की पुष्टि की है. श्री अलकापुरी श्वेतांबर मूर्ति पूजा जैन संघ अंतर्गत चाली रहेला अंजन सराकरा प्रतिष्ठा महोत्सवનો ચોથો દિવસ હતો. આજે વહેલી સવારે 6 કલાકે જિનાલયમાં પ્રભુના દીક્ષા કલ્યાણકની મૂળ વિધિનું વિધાન થયું. ત્યારબાદ પ્રભુજીનો વર્ષીદાનનો વરઘોડો ચતુર્વિધ સંઘ સાથે વડોદરા શહેરના રાજમાર્ગો પર ફર્યો અને વર્ષીદાનનો વરઘોડો પત્યા પછી પ્રભુજી વર્ષીદાન આપે છે તો ઉપાસ્યમાં બેઠા વર્ષીદાનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલો હતો, જ્યાં સકળસિંહ સંઘે પ્રભુ દ્વારા થયેલા વર્ષીદાનનો ત્યારબાદ ઉપાસયમાં બપોરે 10 કલાકે ભગવાનની દીક્ષા થઈ અને દીક્ષા પહેલાં પ્રભુના પિતા દ્વારા, પ્રભુના માતા દ્વારા, પ્રભુની બહેન રાજકન્યા દ્વારા અને કુલ મહત્રા એટલે કે પ્રભુની દાદી દ્વારા પ્રભુને વિદાય સમારંભ રૂપે પ્રભુ દીક્ષા લેવાના છે. તો દીક્ષા લીધા પછી કુટુંબમાં એમના વગર શું દુઃખ પડશે અને દીક્ષા લીધા પછી પણ પ્રભુને શું તકલીફો પડશે, તો એ પ્રમાણે પ્રભુના વડીલો દ્વારા એમને સલાહ સૂચન આપ્યા. गुजरात में लगातार बढ़ते तापमान के बीच बड़ोदरा स्थित सयाजी बाग प्राणी संग्रहालय में पशुओं की सुरक्षा और देखभाल को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. तेज गर्मी से जानवरों को डिहाइड्रेशन, थकान और तनाव से बचने के लिए वडोदरा के सयाजी बाग प्राणी संग्रहालय प्रबंधन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इसमें नियमित रूप से पानी का छिड़काव, बाड़ों में फॉगर्स की व्यवस्था, बर्फ के ब्लॉक्स रखना और कृत्रिम छायादार क्षेत्र बनाना शामिल है. इसके साथ ही जानवरों को मौसमी फल
और सब्जियां दी जा रही हैं तथा पानी में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और मिनरल सप्लीमेंट्स मिलाए जा रहे हैं ताकि उनकी सेहत सुरक्षित रहे। पशु चिकित्सकों की टीम 24 घंटे जानवरों की स्थिति पर निगरानी रख रही है ताकि गर्मी के इस मौसम में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। नमस्कार, હું જણાવવા માંગીશ કે અત્યારે જે ગુજરાતની અંદર સમગ્ર ઉષ્ણ લહેર હીટ વેવ જે પસરી ગઈ છે અને અઠવાડિયાની જે હવામાન ખાતા દ્વારા આગાહી આપવામાં આવી છે, આ પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ અને વડોદરાના શ્રી સયાજીબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રાણીઓ પક્ષીઓને હીટથી કોઈપણ પ્રકારનો સ્ટ્રેસ ન થાય તેની પૂરતી કાળજી ઝૂ વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવી રહી છે। આ તકેદારીના ભાગરૂપે સૌપ્રથમ ઝૂમાં જે છે મૂળ જરૂરિયાત પાણીની હોય, સવાર સાંજ 2 ટાઈમ પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે। પિંજરાઓનામાં અને પિંજરાઓના આસપાસના વિસ્તારમાં વાડાઓમાં તમામ જગ્યાએ પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે જેથી ફક્ત પ્રાણીઓને જ નહીં પરંતુ ઝૂ જોવા આવતા સહેલાણીઓને પણ ઠંડક મળી રહે। જે પ્રાણીઓના મોટા વાડાઓ છે એની અંદર અમે સ્પ્રિંકલર્સ ગોઠવી દઈએ છીએ। એવિયરી સિસ્ટમ એવિયરી જે છે વોકિન એવિયરીની અંદર અમારે ઓલરેડી ફોગર મિસ્ટર સિસ્ટમ છે ચાલુ હોય છે। સવારે એને ચાલુ કરી દેવાનું છે, સાંજ સુધી એ ટાઈમર સાથેની ફોગર સિસ્ટમ ચાલુ હોય છે અને ફોગર સિસ્ટમથી પક્ષીઓને ઠંડક મળી રહે છે। તે ઉપરાંત પ્રાણીઓમાં બરફના ટુકડા આપવામાં આવે છે જેને આખો દિવસ તેના સાથે રમી કરી અને તેને ઠંડક મેળવે છે। વાંદરાઓમાં અમે બરફની અંદર ફ્રૂટ્સ ફ્રોઝન કરીને પણ આપવાનું અમારું પ્લાન એ ચાલતું હોય છે કે જેને કરીને એને બરફ રમી અને એનામાંથી ફ્રૂટ્સ કાઢી અને એ ઠંડા એ ખોરાક એને મળતો હોય છે। તમામ પ્રાણી પક્ષીઓના પાણીની અંદર વેટરનરી સપ્લિમેન્ટ, આપણા જે માણસમાં જે ગ્લુકોન ડી કે ORS જેવા સપ્લિમેન્ટ જેવા વેટરનરી સપ્લિમેન્ટ્સ આવે છે ઓગાળીને રાખી દેવામાં આવે છે તેથી તે પાણી પીવાથી પણ તે કોઈ પ્રકારે પ્રાણી પક્ષીઓને ડિહાઇડ્રેશન ન થાય, સમગ્ર રીતે હાઇડ્રેટેડ રહે। વાઘ જેવા પ્રાણીઓને એના પિંજરાઓમાં હોજ ભરેલા હોય છે, વાઘ છે, હિપ્પો છે અને તેઓને પાઇપ વડેથી નવડાવવા પણ દેવામાં આવે છે। સમયાંતરે તેમના પર પાણીનો છંટકાવ કરી તેમને ઠંડા રાખવાનો પૂરતો કામગીરી ચલાવવામાં આવે છે। તે ઉપરાંત ખોરાકની અંદર ખાસ કરીને વાત કરું તો સિઝનલ ફળફળાદી અને શાકભાજીનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેનું પ્રમાણ વધારી દેવામાં આવે છે જેમ કે કાકડી, તરબૂચ, શક્કરટેટી ઇત્યાદિના પ્રમાણમાં વધારો કરી ખોરાકમાં આપી દેવામાં આવે છે જેથી કરીને પ્રાણી પક્ષીઓને ખોરાક મારફતે પણ હાઇડ્રેશન મળી રહે। આવા સમગ્ર તકેદારીના પગલાંના ભાગરૂપે તથા પિંજરાઓની ઉપર સૂકા ત્રાલસા મૂકવામાં આવે છે અને તેવા ત્રાલસાઓને પણ સમયાંતરે પલાળી દેવામાં આવે છે જેથી કરીને पिंजराओं अंदर ठंडक बनी रहे छे। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion,
women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका की आज म्यूनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित रिव्यू बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। संस्कारी नगरी वडोदरा में आज महानगर पालिका कार्यालय में म्यूनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में अहम रिव्यू बैठक आयोजित की गई। सामान्य रूप से हर मंगलवार को होने वाली ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे के कारण एक दिन देरी से आयोजित हुई। बैठक में नगर पालिका के बजट में स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। शहर की सड़क, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा हुई। આજે જે રિવ્યુ મીટિંગ જે મંગળવાર થવાની હતી અને આજે બુધવારના દિવસે અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. રિવ્યુ મીટિંગમાં ખાસ કરીને સફાઈ બાબતનું જે સિટીમાં કન્ટિન્યુ થઈ રહ્યા છે એ સફાઈ અભિયાનમાં વધારે ભાર મૂકવા માટે મેં સૂચના આપી છે. જે રીતનું આપ જાણો છો કે અત્યારે જે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્વાગત કાર્યક્રમ પત્યું છે એના અનુસંધાનમાં અત્યારે જે પણ સિટીમાં સાફ સફાઈ હોય, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઇશ્યુઝ એ બધાને પણ ભાર મૂકવાનું કીધું છે અને જે કામગીરી મહેનત કર્યા છે તમામ ટીમ મેમ્બર્સને પણ અમે અભિનંદન પાઠવ્યા છે. હવે આ રોડ શો પતી ગયું છે એટલે સિટીના મ્યુનિસિપલ સર્વિસીસ ઉપર વધારે ફોકસ કરવાની પણ જરૂરિયાત છે. ખાસ કરીને જે 5 મેજર ઇશ્યુઝ છે વોર્ડ લેવલમાં ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓ, પબ્લિક એ બધાની જે કમ્પ્લેન્ટ્સ આવતું હોય, ફોન આવતો હોય, ફોન ઉપાડવાનું, પોઝિટિવ જવાબ આપવાનું અને જે રીતનું લોકલ ઇશ્યુઝને લોકલ લેવલમાં જ સોર્ટ આઉટ કરવાનું અને ઉપર એસ્કેલેટ ના કરે એના માટે આજે તમામ ચારો એક્સીએન્સ અને એમના એસિસ્ટન્ટ કમિશનર્સને પણ સૂચના આપી છે. ડેપ્યુટી કમિશનર્સ દ્વારા જે વીકલી રિવ્યૂ મિટિંગ લેવામાં આવી રહ્યા છે આ રિવ્યૂ મિટિંગને ધ્યાને રાખીને તમામ ઇશ્યુઝ સ્થાનિક લેવલમાં જ પતવા માટે એમને સૂચના આપી છે. આના પછી સેકન્ડમાં જે બજેટેડ આઇટમ્સમાં મોટા બજેટેડ આઇટમ્સમાં કીધેલું છે મોટા પ્રોજેક્ટ્સ આ તમામને પણ આગળ વધવા માટે જે ફાઇલ વર્ક છે, ટેન્ડર પ્રક્રિયા છે, ડીપીઆર છે બધાને પણ આગળ લઈ જવા માટે નક્કી કર્યું છે. સાથે જે 31 મે સુધી પૂરું કરવાનું જે ડ્રેનેજના લાઈનો છે એ બધાનું પણ કામગીરી પૂરું કરવાનું કીધું છે. અને જે 125 mld પાણી જે સિટીમાં પુશ કરીને લાવવાનું છે જે લગભગ એસએસએમ કેનાલ નીચે પુશિંગ છે એ પતી જાય તો પછી ઈસ્ટ અને સાઉથ માટે અમે આખું ફૂલ પાણી પૂરું પાડી શકાય એ બાબતનું પણ અમારું ફિલ્ડ વિઝિટ પણ બાકી છે, એને પણ વેગ આપવાના છે. એટલે પાણી ડ્રેનેજનું મેઇન સમસ્યા સિવાય રોડમાં પેચવર્ક્સમાં જે પહેલાં જે ડિપાર્ટમેન્ટલ વર્ક ચાલતી હતી એમાં ક્વોલિટીનો ઇશ્યુ હતો એને અત્યારે હવે એઆરસી કરીને જે રીતનું રોડ ડિપાર્ટમેન્ટ કરે છે એ રીતનું વોર્ડ લેવલમાં અને ઝોનલ લેવલમાં પણ પેચવર્કની કામ બધા એઆરસી થ્રુ કરવાનું કીધું છે. જેથી કરીને ક્વોલિટી કંટ્રોલ રહે અને થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન પણ થાય. એટલે આ માનવ દિવસ પેમેન્ટ કરીને જે ડિપાર્ટમેન્ટલ વર્ક કરતા હતા એને સુધારવા માટે જ અમે મહેનત કરી રહ્યા છે. અને આવનારા દિવસોમાં જે પાર્કિંગ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે પોલિસી અમલીકરણ લાવવાનું છે. ટાઉન વેન્ડિંગ કમિટીનું ફોર્મેશન થઈ રહ્યા છે એટલે નવું બોડી આવે પછી ટાઉન વેન્ડિંગ કમિટીને અમલીકરણમાં લાવવાનું મહેનત પ્લાનિંગ છે. અને સિટીમાં જે પાર્કિંગ પોલિસી પાસ થયું છે આ પાર્કિંગ પોલિસીના અંતર્ગત અત્યારે બોલીવાર્ડ્સ લગાવવાનું કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આપ જોઈ શકો છો કે અમુક વિસ્તારમાં ફૂટપાથની બહાર બોલીવાર્ડ્સ આવવાનું શરૂ થઈ ગયું એટલે
પાર્કિંગ જે પહેલાં ફૂટપાથ ઉપર કરતા હતા એ બધાને ડિસ્કરેજ કરી રહ્યા છે. 101 પ્લોટ્સ અત્યારે ફ્રી પાર્કિંગ અમે શરૂ કર્યું છે, જેથી કરીને લોકોનું પાર્કિંગ સ્પોટમાં પાર્કિંગ કરવાનું ટેવ આવવાનું શરૂ થાય અને પછી અમે પે એન્ડ પાર્કિંગમાં જઈશું. 24 જગ્યામાં પે એન્ડ પાર્કિંગ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. એટલે ધીરે ધીરે સિટીમાં ડીકન્જેશન લાવવાનું, સ્ટ્રીટ વેન્ડિંગ પોલિસીનું અમલીકરણ કરવાનું, જે પ્રોપર એને આઈડી કાર્ડ અને સર્વે કરીને આઈડી કાર્ડ આપીને પછી જે પ્રક્રિયા છે એ પણ હાથ ધરવાની કીધું છે. આજે એક અધિકારી એબસેન્ટ હતા પણ એને આગળ પૂછો કરવાનું કીધું છે. નેક્સ્ટ વીકમાં જે આપણે બજેટમાં અનાઉન્સ કરી હતી તમામ સેલ્સ અને તમામ ક્વોલિટી કંટ્રોલ સેલ અને તમામ પોલિસીઝ જે છે એને અમલમાં લાવવા માટે પણ પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યા છે અને એ અમલમાં પણ 100% લાવવાનું મહેનત કરી રહ્યા છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં બે વસ્તુ જે ઝોનલ લેવલમાં, વોર્ડ લેવલમાં રૂટીન કામ છે અને પબ્લિકના ગ્રીવેન્સીસના કામ છે, પાણી, ડ્રેનેજ, રોડ, રસ્તા, સ્વચ્છતાની બાબત છે, એના ઉપર વેગ આપીશું. અને સેકન્ડ આપણે પ્રોજેક્ટ્સ ઉપર વેગ આપીશું અને ત્રીજું પોલિસીઝ ઉપર વેગ આપીશું જે બજેટમાં કીધેલું છે. બીજું અત્યારે જે ગ્રીન એનર્જી અને ક્લીન એનર્જી ઉપર પણ જે ફોકસ છે એના ઉપર પણ વધારે ભાર મૂકીશું. આપ જાણો છો કે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ કીધું છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ કીધું છે જે ફ્યુઅલ સેવ કરવા માટે જે ઇસ્યુ છે એમાં અમે ગ્રીન એનર્જી ઉપર જઈ રહ્યા છે. લગભગ 37+ બસીસ આવી ગયું છે. એટલે ટૂંકા સમયમાં ભારત સરકાર જે તારીખ નક્કી કરે એના પછી ગ્રીન ઇલેક્ટ્રિક બસીસને અમે સિટીમાં લોન્ચ કરી દઈશું, જેથી કરીને સિટીમાં ક્લીન મોબિલિટીનું કામ શરૂ થઈ જાય. આવનારા દિવસોમાં વડોદરા ગેસ તરફથી પણ એક પ્રપોઝલ મળી છે, જેમાં સિટીના અંદર જે વડોદરા કોર્પોરેશનના જેટલા પણ ડીઝલ વ્હીકલ્સ છે એને સીએનજીમાં કન્વર્ટ કરવાનું પણ અમારું પ્લાનિંગ છે, જેથી કરીને ફ્યુઅલ કોસ્ટ કટિંગ થાય. અને આવનારા દિવસોમાં નવા પરચેસીસમાં જે વ્હીકલ્સ આવશે એ બધા ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ ઉપર જઈશું, જેથી કરીને ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશન ઉપર એક ઓછું થાય. અને એનર્જી કન્ઝર્વેશન માટે તો ખાસ કરીને અત્યારે જે એનર્જી કન્ઝર્વેશન અને એનર્જી એફિશિયન્સી રૂલ્સ છે એમાં ઓફિસર્સને તમામ ઓફિસર્સમાં સેન્સર બેઝ થઈ ગયું છે, પણ જે પણ ઓફિસમાં સેન્સર બેઝ નથી એમને અમે રિક્વેસ્ટ કરી છે કે એનર્જી કન્ઝર્વેશન માટે લાઇટ ફેન જ્યારે પણ અધિકારી હોય ત્યારે જ વાપરવાનું, બાકીના ટાઈમ લાઇટ ફેન વાપરવાનું નહીં, એ મુદ્દામાં ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે નવા પ્લાનિંગ પ્રમાણે 10 ગ્રીન હાઇડ્રોજન બસીસ માટે પણ અમે માંગણી કરી છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં ક્લીન ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ગ્રીન મોબિલિટી અને જે અત્યારે આપ જાણી રહ્યા છો કે બહાર વડોદરામાં ગરમી પણ વધારે થઈ રહ્યા છે, એટલે પ્લાન્ટેશન ડ્રાઈવ ચોમાસા પહેલાં જે 1 મિલિયન પ્લાન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને પ્લાન્ટેશન ડ્રાઈવ છે એના ઉપર ભાર મૂકીશું. અમે એસડીજી ફોરમ અંતર્ગત એસડીજી સ્કૂલ્સ અને કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર વડોદરા ખાતે પણ જે ટાઈપ કર્યું છે, આ ટાઈપ અંતર્ગત તમામ સ્કૂલ્સને, તમામ સંસ્થાઓને, ટ્રસ્ટને, એનજીઓસને 3 વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના છે. એક તો સફાઈ અભિયાનમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના છે, સેકન્ડ પ્લાન્ટેશન ડ્રાઇવ્સમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના છે અને ત્રીજો વિશ્વામિત્રી નદીનું જે રેજ્યુનેશન રિસિલ્ટિંગ પછી જે રેજ્યુનેશનનું કામગીરી છે 500 મીટરનું પટ્ટામાં પ્રોટેક્શન અને રેજ્યુનેશન, તો એનામાં પણ અમે એમને સાથે લઈને ચાલવાના છે. એટલે સ્વચ્છતા, પ્લાન્ટેશન અને વિશ્વામિત્રી આ 3 પબ્લિક મુવમેન્ટમાં કન્વર્ટ કરે તો જ આનું 100% લોંગ ટર્મ સોલ્યુશન થઈ શકે. એના ઉપર અત્યારે અમે ભાર મૂકીને કામ કરવાનું પ્લાનિંગ કર્યું છે. આવનારા દિવસોમાં તમામ મોટા પ્રોજેક્ટ્સ રાઇટ ફ્રોમ બિલ્ડિંગ્સ, સ્ટેડિયમ, સ્વિમિંગ પુલ્સ, સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટીઝ અને લાઇબ્રેરીઝ, આ બધા જે પ્રોમિસ કર્યું છે બજેટમાં એ બધાને પણ આગળ વધારીશું. સિટી માટે પીવાનું પાણીનું જે સમસ્યા છે એને પૂરું કરવા માટે જે દિશામાં કામ કરવાનું છે એ પણ કરીશું અને લોંગ ટર્મ જે ડ્રેનેજ ઇશ્યુઝ છે એને પણ સોર્ટ આઉટ કરીશું. અને જે અત્યારે જે નાના મોટા કન્ટામિનેશન ઇશ્યુઝ પણ આપણે ધ્યાનમાં આપી છે અલગ અલગ વોર્ડ નંબર 1 બધામાં, એમાં ઊંડો ઉતરીને એનું પણ સોલ્યુશન કરવા માટે અત્યારે અધિકારીની સૂચના. યસ, આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ હવે આવનારા દિવસોમાં જે વ્હીકલ્સ કન્વર્ઝન છે, એક્ઝિસ્ટિંગ વ્હીકલ્સને ડીઝલ અને પેટ્રોલથી અમે સીએનજી તરફ કન્વર્ટ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને એની ફ્યુઅલ કન્ઝમ્પશન ઓછું થાય. સેકન્ડ, નવું ખરીદી કરનાર ગાડીઓ બધા મોસ્ટલી ઇલેક્ટ્રિક ઉપર જવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. અને જે સિટી ઇલેક્ટ્રિક બસ, સિટી બસીસ છે એમાં પણ ઇલેક્ટ્રિક બસીસને લોન્ચ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. એ 40 બસોથી શરૂ કરીશું, પછી 250 બસીસ સુધી પણ જવાના છે. એટલે ક્લીન મોબિલિટી ઉપર વધારે ભાર મૂકીશું અને ક્લીન એનર્જી ઉપર પણ વધારે ભાર મૂકીશું. એટલે 3 મેગાવોટ જે સોલર રૂફટોપ છે તમામ બિલ્ડિંગ્સ ઉપર એના ઉપર ભાર મૂકીશું. સોલર ટ્રીસનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. કેનાલ રૂફટોપનું ડીપીઆર રેડી થઈ ગયું છે. ફ્લોટિંગ સોલરનું પણ ડીપીઆર રેડી થઈ ગયું છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં ક્લીન એનર્જી ઉપર ઓલમોસ્ટ 130 કરોડની બચત, 130 કરોડની બચતનું જે પ્લાન અમે પ્લાન કર્યું છે એ એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે. અને આપ જાણો છો કે જીબીપીએન સાથે પણ અમે એમઓયુ આ જ દિશામાં કર્યું છે, ઇકલી સાથે પણ એમઓયુ આ જ રીતે કર્યું છે. અને હવે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અર્બન અફેર્સ સાથે પણ ક્લીન એનર્જી અને ક્લીન મોબિલિટી માટે જ આગળ વધી રહ્યા છે. અને ધીરે ધીરે આપને ચેન્જીસ જોવા મળશે કે આવનારા દિવસોમાં પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ક્લીન મોબિલિટી વ્હીકલ્સ, બસીસથી લઈને ગાડીઓ બધામાં ધીરે ધીરે બેટરી, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, હાઇબ્રિડ વ્હીકલ્સ
અને CNG વ્હીકલ્સ ઉપર અમે ચેન્જીસ કરવાના છે. गुजरात के एकता नगर के गरुड़ेश्वर तालुका में ऊर्जा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत 89 गांवों में आदिवासी परिवार अब रसोई घर के धुएं से मुक्त बन चुके हैं. एकता नगर के गरुड़ेश्वर तालुका में ऊर्जा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है. 89 गांवों में लागू इस योजना के तहत 665 आदिवासी परिवारों के रसोई घर अब धुआं मुक्त हो चुके हैं. प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ईंधन छोड़कर ग्रीन एनर्जी को अपनाना है. बायोगैस आयो एनाथी अमने राहत मळे छे. 5 जनનું જમવાનું પણ સારી રીતે બની જાય છે. બહુ સરસ યોજના છે સાહેબ, અને સરકાર પણ સારી છે, અને હા આવી યોજના હોવી જોઈએ. કેમ કે આ હે ને અમારા ઘરમાંથી બહેનોને બહુ તકલીફ હતી ચૂલા ફૂંકવાના. તદુપરાંત ખેતીનું કામ કર્યા પછી લાકડા શોધવા પડતા હતા, એ લાકડા શોધવાનું પણ મટી ગયું. कम से कम 3 पशु रखने वाले परिवारों को 2 घन मीटर क्षमता वाले बायोगैस प्लांट दिए गए हैं, जिसकी वजह से लकड़ी इकट्ठा करने की मेहनत कम हुई है और धुएं से होने वाली आंखों की समस्याओं से भी राहत मिली है. इतना ही नहीं, प्लेन से निकलने वाली स्लरी खेती में रासायनिक खाद के प्राकृतिक विकल्प के रूप में उपयोग की जा रही है. गरुड़ेश्वर तालुकानी आजूबाजूना कुल 38 ग्राम पंचायतों 89 गामों में कुल 1000 फैमिली माटे 2023-24 अंदर जे 10 करोड़नी जे ग्रांट मंजूर थई थी, तेमांथी 3 करोड़ रुपया फ्लेक्सी बायोगैस गोबर्धन माटे मंजूर थयेला, અને એ 89 ગામોના કુલ 1000 ફેમિલીને આ ફાયદો પહોંચાડવા માટેનો આ આપણે જે પ્રોગ્રામ છે એ કરેલો. सरकार की ओर से प्रत्येक बायोगैस प्लांट पर 30,000 रुपए की सहायता दी जा रही है. नर्मदा जिला पंचायत और DRDA द्वारा बाकी 365 यूनिट्स लगाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है. इस योजना से आदिवासी परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. गुजरात के महिसागर जिले में पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है. महिसागर जिले के पुलिस अधीक्षक सफीन हसन ने जनता की सुविधा के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. जिला पुलिस अधीक्षक सफीन हसन ने जनता केंद्रित नई व्यवस्था लागू की है. अब कडाणा और संतरामपुर क्षेत्र के लोगों के लिए हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को संतराम पुलिस स्टेशन में जन सुनवाई होगी. वहीं बालासिनोर और वीरपुर क्षेत्र के नागरिकों के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को बालासिनोर टाउन पुलिस स्टेशन में SP मौजूद रहेंगे. इस पहल से लोगों को जिला मुख्यालय तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी और समय के साथ साथ पेट्रोल की भी बचत होगी. स्थानीय लोगों ने SP सफीन हसन की इस जनहितकारी पहल की जमकर सराहना की है. નમસ્તે. મહીસાગર જિલ્લા પોલીસમાં લાંબા સમયથી એક ઓબ્ઝર્વેશનમાં એવું નોંધવામાં આવ્યું કે ઘણીવાર અરજદારો જે છે એ પોતાની અરજી અથવા તો FIRના સંદર્ભે થયેલી કામગીરીથી નાખુશ હોય અવારનવાર પોલીસ અધિક્ષકને મળવા માટે લુણાવાડા સુધી આવતા હોય છે. આવા ઘણા અરજદાર એવા હોય છે કે જે ખૂબ ગરીબ અથવા મધ્યમ વર્ગમાંથી આવતા હોય છે અને પોતાનો સમય અને પૈસાનો વ્યય કરી અને એમને લુણાવાડા સુધી આવવું પડતું હોય છે, જેને ધ્યાનમાં રાખી અને આજ પછીથી એવો નવો અભિગમ અપનાવવામાં આવે છે કે SP પોતે જ એમના વિસ્તારમાં જઈને એમની રજૂઆત સાંભળશે અને જેના ભાગરૂપે દર મહિનાના પહેલા અને ત્રીજા બુધવારે સાંજે 4:30 થી 7ની વચ્ચે હું સંતરામપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈ અને સંતરામપુર અને કડાણા વિસ્તારના જે પણ અરજદારો છે જેમને કોઈ પણ પ્રકારે પોલીસની કામગીરીથી અસંતોષ હોય એમને મળીશ. જ્યારે બીજા અને ચોથા બુધવારે સાંજે 4:30 થી 7 વાગે બાલાસિનોર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બાલાસિનોર તાલુકા અને વીરપુર તાલુકાના જે પણ અરજદારો છે એમને મળીશ. આ સિવાય કોઠંબા, લુણાવાડા અને ખાનપુર તાલુકાના લોકો પણ અહીંયા લુણાવાડા ઓફિસ આવીને ગમે ત્યારે મળી શકે છે. આના પાછળનો ઉદ્દેશ એવો છે કે ઘણા બધા લોકો અહીંયા સુધી આવે એના કરતાં હું જ જે છે ત્યાં જઈને લોકોને મળું, જેના કારણે એમનો સમય, પૈસા અને ઈંધણનો જે છે એ બચત થાય અને પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચેનું જે અંતર છે એને ઘટાડી શકાય. આપણે આશા રાખીએ છીએ કે અરજદારો જે છે લુણાવાડા સુધી જે ધક્કો ખાતા હોય છે એમને વધારે ધક્કા ન ખાવા પડે અને પોલીસ સ્ટેશન લેવલે જ એમની જે પ્રશ્નો છે એનું સમાધાન આવી જાય. गुजरात के वडोदरा के बापोद पुलिस स्टेशन क्षेत्र के आजवा रोड स्थित एकता नगर इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. वडोदरा के बापोद थाना क्षेत्र के आजवा रोड स्थित एकता नगर में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया. चोरों ने घरों से नकदी चोरी की और मौके से फरार हो गए. वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
प्रारंभिक की जानकारी के अनुसार चोरी में इस्तेमाल की गई एक एक्टिवा मोपेड आजवा चौकड़ी के पास से बरामद हुई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मैं बारगाम गया था तो अमे अहींयाथी फोन आव्यो कि आपणा घरनुं ताळुं तूटेલું છે तो अमे अहींया आવીને જોયું तो अमना घरमांथी रोकड़ रकम ने बीजी वस्तुओं चांदीना सिक्काओ છે એ બધું મળીને 15 થી 20 હજાર જેટલી મુદ્દામાલની ચોરી થઈ હતી ને અમને આ ઘટના સવારે 4 વાગે બની હતી ને સેમ અમારા જેવું અમારા ઘરની સામે પણ તાળું તૂટેલું છે એમને પણ ચોરી થઈ છે ને અમે અહીંયા સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ પણ કરેલી છે એ લોકો એક્શન લેવાનું અમે અહીંયા આજવા રોડ એકતાનગર B37 રિલીફ એપાર્ટમેન્ટ KGN પાર્ક એકતાનગર આજવા રોડ વડોદરા पुलिस कामगीरी सारी है। अमे FIR लगाई थी, लोग एक्शन पण लीधी। अहींया आवीने पण चेक पण करीने गया है। अમને आश्वासन आप्યું છે કે ચોરોને જલ્દી वहेला तो पहला शोधी नाखवानुं। गुजरात के वडोदरा जिले के सांवली नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। सांवली नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव 19 मई को दोपहर 12 बजे नगर पालिका के सभा कक्ष में सामान्य सभा के दौरान होगा। चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी नायब कलेक्टर और प्रांत अधिकारी को सौंपी गई है। वडोदरा कलेक्टर ने सभी नगर सेवकों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मुख्य अधिकारी को सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। गुजरात के भरूच में नए कलेक्टर के रूप में डॉक्टर नवनाथ ने आधिकारिक रूप से चार्ज संभाल लिया है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा हाल ही में IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें भरूच जिले के नए कलेक्टर के रूप में डॉक्टर नवनाथ गव्हाणे को चार्ज सौंपा गया है। उन्होंने भरूच के पूर्व कलेक्टर गौरांग मकवाना की जगह लेते हुए अपना पदभार विधिवत रूप से संभाल लिया है। पूर्व कलेक्टर गौरव मकवाना को गांधीनगर में GEDA के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नवनाथ ने आज भरूच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व कलेक्टर गौरांग मकवाना ने उनका स्वागत किया और आधिकारिक रूप से उन्हें चार्ज सौंपा। नमस्कार, हूँ डॉक्टर नवनाथ गव्हाणे। आज 14 મે 2026 रोज हूँ गौरांग मकवाना साहेब पासेथी कलेक्टर भरूचनो चार्ज लीधो छे। जिल्ला में जे जॉइनिंग मारो थयो छे आ बाबत हूँ पण आनंदी छूं અને જિલ્લાની સેવા કરવા માટે હું કટિબદ્ધ છું। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका VNM टीवी के खास सेगमेंट में। गुजरात का वडोदरा शहर, जिसे अब तक कला नगरी और संस्कारी नगरी के नाम से पूरे विश्व भर में पहचाना जाता रहा है, अब अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। ये शहर अब सिर्फ अपनी संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए नहीं, बल्कि देश की रक्षा ताकत के नए केंद्र के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। वडोदरा आज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की रक्षा ताकत की नई पहचान बनकर उभर रहा है। देश ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐसा कदम बढ़ाया है जो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की शक्ति को नई उड़ान देगा। पहली बार भारत में बना सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 अब तैयार हो चुका है और इसकी पहली झलक सामने आते ही पूरे देश में गर्व का माहौल है। वडोदरा स्थित टाटा एयरबेस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में तैयार हुआ ये विमान भारत की रक्षा निर्माण यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ रहा है। खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी निजी कंपनी ने सेना के लिए सैन्य विमान का निर्माण किया है। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत का प्रतीक बन गया है। भारत और स्पेन के बीच हुए 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट समझौते के तहत शुरुआती 16 विमान स्पेन में तैयार किए जाने थे, जबकि बाकी 40 विमानों का निर्माण भारत में होना है। और अब उन्हीं 40 विमानों में से पहला विमान वडोदरा में बनकर तैयार हो गया है। अक्टूबर 2024 में PM नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज ने वडोदरा में इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। उस समय जिस परियोजना की शुरुआत हुई थी, वो अब वास्तविकता का रूप लेती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने इस उपलब्धि को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है। अब इस विमान का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण सफल होने के बाद इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये विमान इतना खास क्यों है? C295 भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। ये विमान सैनिकों, हथियारों, ईंधन और जरूरी सैन्य उपकरणों का दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके फीचर्स भी इसे बेहद खास बनाते हैं। एक बार में 73 सैनिक, 48
पैरा ट्रूपर्स या मेडिकल इमरजेंसी में स्ट्रेचर और मेडिकल टीम के साथ उड़ान भरने की क्षमता, करीब 9,250 किलोग्राम भार उठाने की ताकत, लगातार 11 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता, अधिकतम रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा और लगभग 4,587 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की क्षमता। रेगिस्तान हो, पहाड़ी इलाका हो या फिर समुद्री क्षेत्र, दिन हो या रात, C295 हर परिस्थिति में मिशन को अंजाम देने में सक्षम माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की रक्षा नीति का गेम चेंजर बता रहे हैं, क्योंकि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाला देश भी बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे वडोदरा शहर के लिए भी एक गौरव की बात है और ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध और सवालों का दौर जारी है। इसी बीच राजकोट के किशनपारा चौक पर आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। राजकोट के किशनपारा चौक पर आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच झालमुड़ी बांटकर और बेचकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। उनका कहना था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इससे लाखों छात्रों की मेहनत पर असर पड़ता है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही करते हुए प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अब इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा शहर में तेज हो गई है। आज कार्यक्रम ए છે કે ભાઈ આમ જોઈએ તો વારંવાર મોદી સરકારના શાસનની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર 86 થી 88 પેપર ફૂટી ચૂક્યા છે અને 48 વખત બીજી વખત પરીક્ષા લેવામાં આવી। ત્યારે આજે અમે 2 દિવસ પહેલા જ નીટનું જે પેપર ફૂટ્યું છે એ બાબતે આજે અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે આવ્યા છે। મોદી સાહેબ મોટી મોટી વાતો કરે અને જાલમૂડી વેચે તો આ ગુજરાતની અંદર વારંવાર એની સરકારની અંદર પેપર ફૂટે છે। આજે અમે જાલમૂડી વેચી અને આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। ખરેખર અમે કહીએ છીએ કે ગઈ વખતે પણ અમે કીધું હતું કે જ્યારે વિરોધ પ્રદર્શન કરીએ કે ભાઈ અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરશું અને અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે અમે જે વિરોધ પ્રદર્શન કરશું એ બાબતે ફરીથી પરીક્ષા લેવામાં આવશે। गुजरात के राजकोट में आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। आज से अमूल दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। आज से अमूल दूध के दामों में प्रति लीटर ₹2 की बढ़ोतरी लागू हो गई है। दूध की कीमत बढ़ने से राजकोट में आम उपभोक्ताओं और परिवारों के मासिक बजट पर असर पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही है और अब दूध जैसे आवश्यक उत्पादन के दाम बढ़ने से आर्थिक बोझ और बढ़ेगा। વધારે આવી ગયો છે, શું કરવું હવે? ભાવમાં ગોલ્ડમાં 2 રૂપિયા લીટરે વધેલ છે, દહીંમાં કિલોએ 3 રૂપિયા વધેલ છે, અમુકમાં વજનમાં ફેરફાર કરેલ છે। તો બહુ પડે છે કેમ કે બધા સાથે છૂટાની લપ થશે અને બીજું કે આ લોકો જાણ કર્યા વગર અમને અગાઉ જાણકારી આપ્યા વગર અચાનક ભાવ વધારો કરી નાખે છે। તો એ અમને છૂટામાં લપ કરે ગ્રાહક સાથે પ્રીત જૂની હોય તો લપ થાય છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।